चलो बात नहीं करो, ध्यान दो। गुप्ता अंपायर हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में एक नया अंपायर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये अंपायर के बारे में जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफी खास अंपायर है, और ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 11 में इस अंपायर से पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि हम इस अंपायर को, अब तक तो हम लोग एंशिएंट पीरियड और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग जो है मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में जो है पढ़ने का कोशिश करेंगे। जिस अंपायर को आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं उस अंपायर का नाम है मुगल अंपायर। जिस अंपायर को पढ़ने जा रहे हैं उस अंपायर का नाम है मुगल अंपायर। बहुत लोग, तुम में से बहुत लोग को मुगल अंपायर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी, अवश्य होगी, क्योंकि क्लास 7, 8 में जो है ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। और आज हम लोग थोड़ा अच्छे से क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो बारीकी से एक एक चीज को जो है हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि मुगल अंपायर क्या है, ये मुगल अंपायर कैसे शुरू हुआ, और मुगल अंपायर का हमारे इतिहास में जो है क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो मुगल अंपायर है, ये मुगल अंपायर का शुरुआत जो है कब से कब तक होता है, तो मुगल अंपायर दिल्ली सल्तनत के बाद जो है ये शुरू होता है। माना जाता है 1526 से लेके 1857 तक ये मुगल अंपायर चला। क्या हम बोल रहे हैं? 1526 से लेके 1857 तक टोटल मुगल अंपायर क्या करता है, हमारे देश में चलता है। लेकिन देखा जाए तो 1526 से लेके 1857 लगभग देखा जाए तो 300 वर्षों तक जो है ये शासन करता है। मुगल अंपायर जो लगभग अपना 300 वर्षों तक शासन करता है, लेकिन 250 वर्षों तक के शासन में सबसे ताकतवर शासन ये दिखता है। बाकी के जो भी समय ये लोग बिताते हैं वो बहुत ज्यादा वीक रूलर के रूप में जो है ये देखने को मिलता है। खास तौर पे देखा जाए तो मुगल अंपायर का शुरुआत जो है हमारे देश में दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद हुआ था। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की एंडिंग होता है 1526 में, और उसके बाद से क्या होता है, हमारे देश में एक नया अंपायर शुरू होता है, और इस अंपायर को हम लोग कहते हैं मुगल अंपायर। खास बात यह है कि मुगल अंपायर जो है 300 वर्षों तक चला, लेकिन कुछ इसमें ताकतवर शासक है, जिन ताकतवर शासकों ने बहुत सारा क्या किया, डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया। खास तौर पे देखा जाए तो मुगल अंपायर जो है एक भारत के राजाओं के द्वारा, भारत के शासकों के द्वारा नहीं चलाया गया, बल्कि ये एक फॉरेन इन्वेंशन के द्वारा जो है विदेशी आक्रमण हुआ हमारे देश में, और विदेश से आकर जो है हमारे देश की गद्दी पर कब्जा करके जो है यहाँ पे शासन करने लगे। मुगल अंपायर, जिस व्यक्ति ने मुगल अंपायर को बनाया उस व्यक्ति का नाम था बाबर। बाबर को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर, याद रखना, बाबर को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर। मुगल अंपायर की स्थापना किसने की, तो मुगल अंपायर की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था बाबर, अजीरुद्दीन बाबर। पूरा नाम था अजीरुद्दीन बाबर। अब बात आता है कि ये बाबर कौन था, तो बाबर भारत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, भारत का ये रहने वाला भी नहीं था। तो मुगल जो थे और जो बाबर जो आया था, ये कहां से आया था, तो बाबर के बारे में बताया जाए तो बाबर बेसिकली जो है सेंट्रल एशिया से आया था। कहां से आया था, सेंट्रल एशिया से आया था। अब बात आता है कि सेंट्रल एशिया है कहां, तो थोड़ा हम यहां पे समझा दे। ये जो पार्ट है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच के भाग को कहा जाता है सेंट्रल एशिया। यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको और आसानी से समझाएं तो समझ लो कि अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान और जो ईरान वगैरह है, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, ये जो देश है, उन देशों से जो है बाबर जो है होते हुए हमारे देश में आता है। ये एक विदेशी आक्रमणकारी था जो हमारे देश में आया, लेकिन बाबर आया, आकर उसने जो है साम्राज्य को क्या किया, कब्जा किया, और यहाँ पे अपना साम्राज्य को क्या किया, कायम किया। इसके बाद इसके जितने वंशज थे
भारत के ऊपर क्या किए, 300 वर्षों तक राज किए। बात देखा जाए तो मतलब बाबर के बाद से जो है कई शासक जो है भारत के और दिल्ली के गद्दी पर जो है इन्होंने राज किया, लेकिन सबसे ताकतवर उसमें शासक देखा जाए तो कुछ ही लोग थे। बट बात आता है कि बाबर जो है दिल्ली के ऊपर कब्जा कैसे किया, भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया। तो देखो, कब्जा करने के पीछे 2-3 कारण रिस्पॉन्सिबल है, मतलब 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण बाबर को जो है भारत पे आना पड़ा। भारत पे वो आक्रमण क्यों किया, तो बात यह है कि वो भारत पे आक्रमण करने नहीं आया था, उसको इनवाइट करके बुलाया गया था, है ना। देखो, हमारे देश में जो है ना, एक चीजें हैं कि भले बाबर विदेशी आक्रमणकारी था, वो आकर अटैक किया और यहाँ पे शासन किया, 300 वर्षों तक हमको लूटा, लेकिन बात की बात है हमारे जो अपने लोग थे वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाबर को बुलाने वाला कोई व्यक्ति और नहीं बल्कि बाबर को बुलाने वाला कोई भारतीय ही था। और भारतीय ही क्या था कि वो भी दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन लोगों ने ही जो है बाबर को बुलाया। देखो, हो क्या रहा था कि 1526 के टाइम पे, ध्यान देना, 1526 के टाइम पे जब दिल्ली में उस समय किसका सरकार था, उस समय दिल्ली में जो है, ऐसे समझो, दिल्ली में उस समय किसका हुकूमत था, तो दिल्ली में उस समय हुकूमत था दिल्ली सल्तनत का। यानी जो 12वीं शताब्दी में पढ़ाए थे मोहम्मद गौरी वगैरह जो आया था, किस तरीके से अटैक किया था, और अटैक करके जो है यहाँ पे 300-400 वर्षों तक जो है उन लोगों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, सुनो, दिल्ली का उस समय लास्ट रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का बादशाह हुआ करता था, और दिल्ली का बादशाह हुआ करता था, लेकिन ये जब गद्दी पर बैठा ना तो इसके अपने ही भाई लोग इसको देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी इब्राहिम लोदी को क्या करे, खत्म करे, और इब्राहिम लोदी को खत्म करके हम क्या करें, गद्दी पर बैठ जाए। बात है, ऐसा नहीं कि इब्राहिम लोदी के अपने ही जो है इब्राहिम लोदी के मतलब दुश्मन थे। बात यह भी था कि देश में और भी बहुत सारे ऐसे शासक थे, राजस्थान बोलो, गुजरात बोलो, बिहार बोलो, वो भी, उनका भी नजर था इस दिल्ली पे कि कैसे भी इब्राहिम लोदी को मार कर क्या करे, हम दिल्ली के ऊपर जो है अपना शासन स्टैब्लिश कर ले। अब यहीं पे क्या होता है, लेकिन दिक्कत यह था कि इब्राहिम लोदी जो उस समय बादशाह था, ये बहुत ताकतवर था। ताकतवर कहने का मतलब होता है कोई भी बादशाह ताकतवर किस आधार पे होता, अपने सैनिक। इसके पास 1 लाख का पैदल सैनिक था। उस समय पूरा भारत के सारे राजाओं का मिला लो तो उतना यहाँ पे सेना नहीं बनेगा जितना कि अकेले दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के पास था। तो दिक्कत यह था कि ये लोग अपना जितना भी ताकत था, वो चाहे हमारा बोलो मेवाड़ का उस समय का राजा था जिसका नाम था राणा सांगा, राजपूत शासक, राजपूतों का उस समय बहुत, मतलब ये भी जो है चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को क्या करे, खत्म कर दे। वहीं पे देखा जाए गुजरात की तरफ से मेदिनी राय, ये भी उस समय लड़ाई कर रहे थे। अरे इब्राहिम लोदी का अपना खुद का भाई मोहम्मद लोदी, वो क्या करता है, एकदम मतलब इसका जानी दुश्मन बन के रखा हुआ कि कैसे भी इब्राहिम लोदी को खत्म करे और हम गद्दी पर बैठे। लेकिन इन लोगों के पास इतना कोई शक्ति नहीं था, इतना कोई आर्मी नहीं था जिससे कि ये लोग क्या कर सके, इब्राहिम लोदी को गद्दी पर से क्या करे, हटा दे और इसको मार दे। तभी उस टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल एशिया में क्या होता है, बाबर का जो पिता है वो खुद राजा था, खुद शासक था, कहां का, फरगना का। कहां का? फरगना। सेंट्रल एशिया में एक जगह है फरगना, फरगना का राजा था कौन, बाबर का पिता। ठीक है, फरगना। फरगना जो है एक एरिया है सेंट्रल एशिया में, मतलब समझो ऐसे कि अफगानिस्तान से थोड़ा दूर जो है ये एक एरिया है फरगना। और इस फरगना का राजा कौन था, फरगना का राजा था बाबर का बाप। लेकिन फरगना में अचानक क्या होता है, बाबर के बाप का मृत्यु के बाद, बाबर के ही मतलब पिता के मरने के बाद, बाबर के पिता के मरने के बाद वहां के जो शाही खानदान थे, जो मंत्री थे, जो नोबल्स थे, वो लोग चाहते थे कि अब इसका बेटा या इस गद्दी पे ना बैठे, क्योंकि उस समय ऐसा होता था राजा का बेटा राजा बैठेगा। अब बाबर जैसे ही क्या करता है, गद्दी पर बैठने जाता है, 13 साल की उम्र पे इसको क्या किया जाता है, पीट पाट के भगा दिया जाता है। अब बाबर क्या करता है, उसके पास ना आर्मी था, ना उसके पास उतना कुछ पैसा था।
अब वो क्या करता है, उसको इस फरगना किंगडम से निकाल दिया जाता है। तो बाबर क्या होता है, भटकते 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 आकर फरगना से दूर एक एरिया है जिसका नाम है काबुल। क्या है, काबुल। आज काबुल को कहा जाता है अफगानिस्तान। क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान। यहां पर आकर क्या करता है, काबुल के ऊपर अटैक कर काबुल के ऊपर कब्जा कर लेता है। तभी उसको क्या होता है कि अब उसके पास तो उसको तो चाहिए था बहुत सारा पैसा जिससे कि वो अपना आर्मी बना सके, और आर्मी बनाकर जो है अपना फरगना जो अंपायर था, राइट, उस अंपायर को जो है अपना मतलब उसको ये कर ले, है ना, ले ले। लेकिन दिक्कत ये था, तभी क्या होता है कि दिल्ली में भी जो है जंग लड़ रहा था इब्राहिम लोदी को हटा देने के लिए। इब्राहिम लोदी का अपना भाई राणा सांगा, मेवाड़ के राजा, ये सब क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं किसको, बाबर को, कि आओ और आकर जो है हमारा एक काम कर दो, और अगर अगर आप इब्राहिम लोदी को यहां से खत्म करने में हमारा अगर साथ दे दिए और इब्राहिम लोदी को अगर यहाँ पे खत्म कर दिए तो हम बहुत पैसा देंगे। अब बाबर को तो पैसा का जरूरत था क्योंकि वो चाहता था अपना आर्मी बनाकर क्या करना, फरगना के ऊपर जो है राज्य करना, और जिसने इनको भगाया था उन सबको बर्बाद करके उस साम्राज्य को वापस अपने पास ले आना था। और इसके लिए बाबर को उस टाइम पे मौका मिला कि भैया ये अगर काम कर देते तो हमको क्या मिलेगा, कुछ पैसा आ जाएगा, और वो पैसे से, उस पैसे की बदौलत हम कुछ सेना खड़ा कर पाएंगे और वो सेना लेकर जो है हम अपना मुल्क वापस लौट जाएंगे। तभी क्या होता है, इन लोग के कहने पर जो है बाबर भारत आता है, और भारत आता है तो उस समय क्या होता है, इब्राहिम लोदी, मेन टारगेट किसका था, सब मिलकर इब्राहिम लोदी को गद्दी पे से हटाना, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम गद्दी पर बैठना। बट बाबर आया तो सही, और बाबर लड़ाई भी किया किसके साथ, इब्राहिम लोदी का। और बाबर जब आया और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का जो है एक लड़ाई हुआ, और ये लड़ाई भारत के इतिहास का सबसे घातक लड़ाई था, सबसे टर्निंग पॉइंट था इतिहास का, जहां पे एक विदेशी आ रहा है भारत में, भारत के दिल्ली का राजा, दिल्ली का बादशाह को हराने, जिसको यहां के लोग ही नहीं हरा पा रहे थे, है ना, तभी नहीं लोग इन्वाइट किया था। और जैसे ही ये इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आ रहा है, और बाबर और इब्राहिम लोदी का क्या होता है, एक वॉर होता है, और इस वॉर को भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है, कई बार पूछा जाता है, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। अब ऐसा बात नहीं था कि यहाँ पे ये पानीपत का लड़ाई में जो है, ऐसा बात नहीं था कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पानी पिला पिला के मारा, ऐसा कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि ये जगह का नाम है पानीपत, जो कि हरियाणा का एक जगह है, जिस जगह का नाम है पानीपत, और उस जगह पे जो है बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों आमना सामना आ जाते हैं। हालांकि बाबर का कॉन्फिडेंस, बाबर का दिमाग और बाबर का आर्टिलरी के कारण बाबर क्या करता है, इतना बड़ा फौज जो दिल्ली का बादशाह था, और खुद बस 12,000 सैनिक लेकर आया था, कौन, बाबर। बट 12,000 सैनिक के साथ साथ उसने क्या लाया था, उसने गन पाउडर लाया था। पहला बार हुआ कि किसी शासक ने भारत के राजाओं के खिलाफ, भारत के शासकों के खिलाफ क्या इस्तेमाल किया, गन पाउडर, यानी बारूद का इस्तेमाल किया, बम का इस्तेमाल किया। आर्टिलरी लेकर आया था, बहुत सारे वेपन्स, मशीन वशीन लेकर आया था। सोचो 12,000 सैनिक, और इब्राहिम लोदी का यहाँ पे अकेले कितना सैनिक है, 1 लाख। देखने से भी समझ में आ जाता है लोगों को कि इसमें इस जंग अगर हुआ, और इस जंग हुआ भी, तो जीतेगा कौन, तो इब्राहिम लोदी को कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन इब्राहिम लोदी इस युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में बाबर हरा देता है, डिफीट कर देता है, और डिफीट ही नहीं करता है बल्कि इसके दिल्ली के ऊपर जो है इसको हराता भी, और दिल्ली के ऊपर जाकर कब्जा भी कर लेता है। ईलो का फिर वाट लग जाता है, हम तो तुमको बुलाए थे खाली मारने के लिए, तो बोला मारे हम, अगद्दी पे तुम राज करेगा। हाँ, ऐसा होगा ना क्या, काम सब हम किए, मारे इब्राहिम लोदी को हम, रिस्क हम लिए, हमारे सैनिक मारे, और तुम चाहते हो तुम्हारा पैसा लेके जा दे, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, अब यहीं पे रहेंगे, यहीं पे राज्य करेंगे। अब ईलो लेकर अगेंस्ट हो गया, है ना, अभी तक तो ईलो अगेंस्ट था किसका, इब्राहिम लोदी का, अब हो गया बाबर इनके लिए सबसे बड़ा माथा का दर्द बन गया। अब यही लड़ाई होता है जिस लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानीपत का इतना इतिहास का टर्निंग पॉइंट था, जहां से दिल्ली सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म, इब्राहिम लोदी को मार देता है इस युद्ध में, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है, और अपना नाम से गद्दी पर चलाता है, इसका नाम पड़ता है मुगल अंपायर। अब बात आता है कि बाबर कौन था, ये तो तुमको पता चल ही गया होगा। बाबर वो व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया।
अकेले आया 12,000 सैनिक को लेकर और अकेले यहाँ के दिल्ली सल्तनत को जो है खत्म कर देता है। और इस युद्ध में जो है वो गन पाउडर का इस्तेमाल करता है, आर्टिलरी का इस्तेमाल करता है और ऑटोमन वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। यानी जिस तरीके से ऑटोमन उस समय ईरान में उधर जो है मिडिल ईस्ट के टाइम पे एक अंपायर था, जिस अंपायर का नाम था ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन अंपायर के राजाओं ने जिस तरीके से जीतने के लिए जो युद्ध अपनाया था, जो मतलब नीति अपनाया था, स्ट्रैटेजी अपनाया था, ठीक वही स्ट्रैटेजी बाबर ने अपनाया। इब्राहिम लोदी को बाबर सेना से नहीं हराया था, बुद्धि से हराया था, है ना। क्योंकि 12,000 सैनिक और 1 लाख कितना भी तुम कैपेबल, फिर भी 12,000 सैनिकों को मारना इतना आसान बात नहीं। लेकिन 12,000 सैनिक 1 लाख को अगर पानी पिला दिया तो ये दिखता है इनका कैपेबिलिटी, ये दिखता है कि बाबर सब प्लान बना कर आया था। लेकिन बाबर जो है अपने सारे सैनिकों को लेकर आया गया था कि चलो यहाँ पे जीतेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा और उस पैसे से हम अपना फरगना वापस जाएंगे और तुम लोग को भी जो है तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा और मेरे को अपना गद्दी वापस मिल जाएगा। अब दिक्कत यह हुआ कि इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर गद्दी पर तो बैठ गया दिल्ली पे, लेकिन बेचारा कभी भी जो है शांति से नहीं रह पाया, क्योंकि अब मुश्किल और बढ़ गई थी। अब तक तो तुम केवल इब्राहिम लोदी को मारे थे और जब तुम इब्राहिम लोदी को मार रहे थे तब बाकी जो इसके दुश्मन थे वो भी तुमको साथ दिए थे, लेकिन अब तो तुम क्या हो, तुम खुद ही उन सभी के लिए दुश्मन बन गए हो। तो दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर बाबर। अब बाबर जो है यहाँ पर गद्दी पे बैठा। बाबर के बारे में हम एक खास बात बता दें कि बाबर कोई ऐरा गैरा परिवार से नहीं था। बाबर वो परिवार से था जो भारत के ऊपर कई बार उनके वंशज भारत पे क्या किए थे, आक्रमण किए थे। उसी वंश से बिलोंग करता है कौन, बाबर। बाबर वो व्यक्ति था जो उसका पिता जो थे, वो पिता का वंशज जो था, एंसेस्टर लीनेज जिसको कहते हैं। फादर का लीनेज पता है कौन था? फादर का लीनेज था तैमूर। तैमूर कौन था? तैमूर एक डायनेस्टी था सेंट्रल एशिया का, जो सबसे खतरनाक डायनेस्टी था, ताकतवर डायनेस्टी था, जो 1398 में क्या होता है, तैमूर का अटैक भी होता है भारत में, तैमूर का आक्रमण भी होता है भारत में। और इसका मदर कहां की थी पता है? मदर भी बहुत खतरनाक और पावरफुल लीनेज परिवार से थी, चंगेज खान। चंगेज खान ये तो मंगोलिया का सबसे खतरनाक शासक था, खतरनाक डायनेस्टी था। मतलब देखो केमिस्ट्री देखो, तैमूरुद ये भी खतरनाक सेंट्रल एशिया का, और चंगेज खान ये भी मंगोलिया का सबसे खतरनाक शासक। यानी इसकी पिता थे तैमूरुद से, और जिस मतलब माता का जो शादी हुआ था जो बाबर का, वो मतलब बाबर के पिता का, वो किसके, उनकी माता कहां की थी, कौन सी परिवार के? चंगेज खान। और इसका बेटा कौन था? बाबर। भाई आसान थोड़े था, है ना, आसान थोड़े था। बाबर का परिवार में इतना ज्यादा ना, मतलब माँ कहीं, और माँ भी एक खतरनाक परिवार से, पिता भी एक और खतरनाक परिवार से, और उसका बेटा था, है ना, उसका युवराज था बाबर। और बाबर ने भी सबसे बड़ा फतेह हासिल किया कि उसने अपने मुल्क से उसको भगा दिया है, तो क्या हुआ, उसने आकर दूसरे मुल्क के ऊपर ही कब्जा कर लिया, है ना। तो अब बात आता है कि बाबर जो है, बाबर यहाँ पे पहला पानीपत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में तो इब्राहिम लोदी को मारकर 1526 में ये गद्दी पर क्या करता है, बैठ जाता है और मुगल अंपायर का इस्टेब्लिशमेंट और नींव डाल देता है। लेकिन कब तक शासन करता है? 1530, 4 सालों तक। अब 4 साल शासन क्या करता है, बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि जैसे ही गद्दी इसको मिलता है, तो अब गद्दी के लिए तो सारे लोग तुमको बुलाए थे, अब वो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब बाबर के पास जो है 1526 में निपटाया किसको? इब्राहिम लोदी को, बैटल ऑफ पानीपत में। फिर उसके बाद जो है एक और लड़ाई हुआ, जिस लड़ाई को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ खानवा। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा पे एक बहुत ताकतवर शासक था, यहाँ का मेवाड़ का एक शासक था, याद रखना, कहां का? मेवाड़ का एक शासक था जो कि राजस्थान में था उस समय। मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। ये राजपूतों का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल शासक था उस समय। राजपूतों का सबसे बड़ा शासक अगर कोई था हमारे मुल्क में तो था राणा सांगा। और राणा सांगा भी बाबर को बुलाने में उसका हाथ था। तो बोला, अरे भाई तुम तो अब तुम जाओ, हो गया ना, गद्दी पे बैठ गया, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच डायरेक्ट क्या होता है, वॉर हो जाता है। बाबर बोलता है कि हम यहाँ पे पैसा के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे पैसा के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे राज्य करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि जोरदार लड़ाई किसके साथ होता है? राणा सांगा।
राणा सांगा अपने सारे सैनिकों को लेकर जो है बाबर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो बाबर तो वो बाबर है जिसने तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया, तुम उसके सामने क्या ही हो। राणा सांगा भी जो है इसमें क्या हो जाते, पराजित हो जाते बाबर के युद्ध में। यानी बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ। देखो एक के बाद एक युद्ध लड़ता है बाबर, और बैटल ऑफ खानवा में वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा को डिफीट कर देता है, हरा देता है, और अपने साम्राज्य को स्टेबल बनाता है, अपने साम्राज्य को मेवाड़ तक फैला लेता है। जिसको इसको जीतता है वहां वहां तक उसका अंपायर फैल जाता है। और जो लोग बोलते थे हम तुम्हारा नहीं मानेंगे कि तुम दिल्ली का क्या हो, शासक हो, ये बोला शासक नहीं, मेरे को एम्परेयर मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को उपाधि दिया था हिंदुस्तान का बादशाह, बेताज बादशाह। तो ये नाम दिया था अपने आप को, एम्परेयर ऑफ हिंदुस्तान। बाबर हिमसेल्फ कंसिडर्ड, मतलब अपने आप को ये कहता था कि मैं कौन हूं, हिंदुस्तान का बादशाह हूं, और मेरे को सबको मानना पड़ेगा, मेरा सुजनिटी, मेरा ऑथोरिटी सबको मानना पड़ेगा। जो जो लोग ने नहीं माना उनके साथ खतरनाक लड़ाई हुआ बैटल ऑफ खानवा में, और राणा सांगा को डिफीट कर दिए, परास्त कर दिए। फिर इसके अलावा बैटल ऑफ खानवा में हुआ तो फिर मेदिनी राय टपक पड़ा कि भैया तुम यहाँ पे शासन कैसे कर सकता है, तुम विदेशी कहीं दूसरा देश का आकर मेरे इनविटेशन पे आया हुआ इंसान मेरा ही घर को अपना घर कह ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद इनके साथ भी लड़ाई होता है, इनके साथ भी जो लड़ाई होता है उस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा हो गया, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी में वो किसके साथ लड़ाई होता है, बैटल ऑफ चंदेरी में लड़ाई किसके साथ होता है, मेदिनी राय। मेदिनी राय उस समय गुजरात के सबसे पावरफुल शासक थे। गुजरात के शासक मेदिनी राय को भी क्या करता है, ये बैटल ऑफ चंदेरी के युद्ध में क्या करता है, हरा देता है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी कब होता है, ये बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। उसके बाद एक और युद्ध करता है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी के साथ साथ बैटल ऑफ क्या कहा जाता है भाई इसको, घाघरा। क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का भी लड़ाई करता है, और घाघरा की लड़ाई में ये खाली दुश्मन बच गया था जो इन लोगों में से बचा हुआ था, जो बोलता हम नहीं मानेंगे कि तुम शासक हो, और उनके खिलाफ जो है वो एकदम बाबर के खिलाफ जो है सेना उना को लेकर जो है अटैक कर दिया था। बाबर इसको भी पीट दिया। हाँ, बैटल ऑफ घाघरा में जो है वो किसको पीटा, उस समय बंगाल और अफगान रूलर को पीटा। किसको पीटा, अफगान रूलर को। अफगान रूलर को पीटा जो है इसमें, याद रखना, बैटल ऑफ घाघरा में वो किसको पराजित किया, अफगान रूलर को। और इस तरीके से जो है वो 4 लड़ाइयां लड़ा। बैटल ऑफ पानीपत जिसमें उसने दिल्ली के ऊपर राज्य किया, दिल्ली में अपना मुगल अंपायर स्टैब्लिश किया इब्राहिम लोदी को मारकर। उसके बाद वो लड़ाई किया बैटल ऑफ की क्या, बैटल ऑफ खानवा जिसमें राणा सांगा को मारा, बैटल ऑफ चंदेरी जिसमें वो मारा मेदिनी राय को, और बैटल ऑफ घाघरा जिसमें वो डिफीट किया अफगान रूलर को। और बाबर जिन जिन को मारा था वो सब के सब अपने अपने एरिया के सब, उस समय भारत के सबसे पावरफुल रीजनल किंगडम थे, और इनको हराकर जो है बाबर ने क्या किया, अपने अपने अंपायर को क्या किया, इसने स्टेबल किया और फिक्स किया। इसके साथ ही साथ जो है बाबर, सुनिए रहने दो, बाबर जितने दिन तक शासन किया 1530 में क्या होता है, अफगान रूलर के साथ लड़ते लड़ते क्या होता है कि जब वो जीत जाता है, और जीत कर अब इसके पास एक प्रॉब्लम ये होता था कि जो इनके साथ सैनिक को लेकर आया था 12,000 सैनिक को सेंट्रल एशिया से लेकर आया था, वो लोग बोल रहा है हमरा अच्छा नहीं लग रहा, हम जाएंगे वापस। साला पगला जाएगा, युद्ध चल रहा है, बोल रहा वापस जाएंगे, तो लड़ेंगे कैसे, तो बोल रहा है ना हम वापस जाएंगे। तो कहा वापस जाओगे, बोल रहा यहाँ का हमको क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा। तो क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा तो हमारा छोड़ के बन जाएगा रे, नहीं था। अब उन स्कूलों को परेशानी के चक्कर में क्या होता है, कई सारा बोलता है नहीं यहाँ का हॉट क्लाइमेट हमको नहीं सूट करता, हम लोग सेंट्रल एशिया में रहने वाला इंसान, ठंडा ठंडा जगह वाला रहने वाला इंसान, गर्मी अपनी स्किन मेरा एलर्जी होने लगता है, वो लोग को बोलता हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हम तो आए थे यहाँ पे जीतने के लिए, जीत गए ना तो चलो अपना, बोलता है वो बाद में देखा जाए, वो तो छोटा अंपायर था, इतना बड़ा अंपायर है ना। अब क्या होता है उसको, अब यहां पे जीतने के बाद जो जितना पैसा यहां से मिलता है उसको, जितना सैनिक, क्योंकि जितना लोग को मारता है, अब इब्राहिम लोदी को मारा उसका सैनिक इसका सैनिक हो गया, इन लोगों को मारा उसका सैनिक इसका सैनिक हो गया, अब सैनिक तो इसके पास बढ़ गया, कुछ लोग अपने सैनिक भाग रहे थे उसको, तो ये सोचता था कि इतना तो जीते गए, एक काम करते काबुल को जो कि जीत के आए थे, हम अपना फरगना को भी क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं।
यानी जो हम लोग को भगाया था उसको हम सारा इन तमाम सैनिकों का ही सहायता लेकर अटैक कर दे रहे उसके ऊपर। वो जाता है लेकिन तब तक जो है काबुल के आसपास जो है उसको मार दिया जाता है। हाँ, बाबर को जो है वो मार दिया जाता है। वो मारता वो है जो बेसिकली ये जो बैटल ऑफ चंदेरी में देखो मेदिनी राय को मार दिया गया था ना, वो आते वक्त ना बहुत सारे लोगों को मारा था। काबुल में बोले ना, काबुल को जीता था तो काबुल के लोगों को और काबुल के शासकों को हरा दिया था वहां के। तो काबुल के जो शासक का जो बेटा था, यानी जो किंग को मार दिया था, उसका जो बेटा है उसको बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। आओ बेटा आओ, और आता तो ठोक देता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, बाबर का भी कहानी खत्म। बाबर अपने आप को 2-3 बात कहता है, सुन लो। बाबर जो ना नेचर प्रेमी था। बाबर कौन था? नेचर प्रेमी था। मतलब इसको नेचर से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। और भारत के खासतौर पे भारत का प्रकृति, भारत का वनस्पति, भारत का पेड़ पौधा को देखकर जो है इसको बहुत ज्यादा प्रेम था। दूसरा, बाबर जो था एक तौर पे देखा जाए तो अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह का उपाधि दिया। बाबर जब इसको मारा ना, कहां गया, बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को जब मारा, सबसे ताकतवर राजपूत शासक को जब मारा, तो अपने आप को एक नाम दिया, गाजी, है ना। और पता गाजी का मतलब क्या होता है पता है? ये जो लड़ाई किया ना, ये बोला कि अब ये लड़ाई जो है, अब ये लड़ाई केवल हमारा 2 शासकों के बीच में ही है। ये लड़ाई पता है किस आधार पर लड़ता था? अपने आप को गाजी का उपाधि दिया ना, कई बार क्वेश्चन आता है कि गाजी का उपाधि कौन दिया था? बाबर अपने आप को ही दिया था। गाजी किसको कहा गया? गाजी। और यहाँ तो ये जितने भी शासक थे, सब तो हिंदू शासक थे, इन लोग को क्या कहता था? काफिर। यानी बाबर कहता था कि ये हमारे धर्म के नहीं है, हमारे लोग हमारे दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, मारो। मतलब ये जिहाद का लड़ाई करता था, समझ में आया? जिहाद का मतलब होता है ये लड़ाई अब धार्मिक लड़ाई हो गया, क्योंकि खुद इस्लाम था और जो हमारे ताकतवर राजपूत शासक तो हिंदू थे, तो इनके ऊपर वो कहता था कि नहीं ये जिहाद की लड़ाई है। अब ये लड़ाई बस केवल पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई धार्मिक लड़ाई बन गई है। और अपने धर्म को दुनिया में प्रसारित करना, यही अल्लाह का क्या है, हम लोग का पैगाम है। और ये तमाम बातें यहां पे कहता था। इवन देखो, इसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, ये जितना कुछ भी किया है इसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबरनामा। कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर ने कौन सा ऑटोबायोग्राफी लिखा? बाबरनामा, जिसमें इसके बारे में बताया गया है, इसका अचीवमेंट के बारे में बताया गया कि किस तरीके से फरगना से जब 13 साल की उम्र में इसको भगा दिया गया था तो उस समय कैसे आया और आकर इतना बड़ा भारत के ऊपर कब्जा करके और दिल्ली के ऊपर जो है मुगल वंश का क्या करता है, स्थापना करता है। इतना ताकतवर साम्राज्य की स्थापना करता है। और उसके बाद बाबर जो है, बाबर का डेथ हो जाता है, लेकिन बाबर के बाद एक और इसका शासक बनता है, इसका बेटा बनता है, जिसका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं जो है 1530 से लेके 1540 तक शासन करता है और फिर 1555 से लेके 1556 तक शासन करता है ना। बाबर का बेटा था हुमायूं, सिंपल बात है। और हुमायूं का नाम भी बाबर बड़ा सोच के रखा था, हुमायूं यू आर फॉर्चून। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो हुमायूं मुगल वंश का सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर है। नाम इसका फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली, लेकिन काम ये पूरा किया है अपने मुगल वंश का डुबाने वाला दुर्भाग्यशाली। सोच लो, बाप छोड़ के गया था पूरा का पूरा भारत, दिल्ली सल्तनत पूरा छोड़ के गया था, दिल्ली का राजा तुमको बनाकर गया था, तुमको तो बैठे बैठा सब मिल गया, तुम उसका बेटा थे, तुम गद्दी पर बैठ गए। लेकिन ये गद्दी पगला को गद्दी मिला, लेकिन ये गद्दी संभाल नहीं पाया। ये पिटा के आ गए वो बिहारी से, अब पिटाया नहीं, इस कदर पिटाया, इतना बेइज्जत हुआ, पिटा के भाग गया ईरान। अब तब तक नहीं आया जब तक कि जिंदा था, मतलब जितना मारा था बिहारी, अगला दिन पढ़ाएंगे शेरशाह सूरी, जब तक जिंदा रहा ना तब तक ये ना ईरान में चुपचाप से रहा। जिस दिन देखा कि बेचारा सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया अचानक, है ना, शेरशाह सूरी, खबर मिलता है मर गया है, दौड़े दौड़े आ जाता है और फिर कब्जा कर लेता है। एंड देखो 1540 में कितना पीटा था तो भाग गया था 15 साल के लिए। जब 15 साल बाद मर गया शेरशाह सूरी तो 15 साल बाद आ गया था। अब फिर ही मर गया था। फिर कैसे, मतलब 1556 में हुमायूं कैसे मर गया, इसका भी मौत बड़ा ही गजब हुआ। मतलब इसका ये हुआ ना कि लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, अचानक ऊपर का खंभा टूट के नीचे गिर गया, खाने खत्म। मतलब हुमायूं जो है ना,
अब हुमायूं का कारनामा अगला दिन की क्लास में बताएंगे कि ये जो है बाबर का बेटा था, ताकतवर साम्राज्य इसको दिया गया था, लेकिन इसने साम्राज्य को कायम नहीं किया। हाँ, लेकिन बाबर हुमायूं का जो बेटा आता है ना, वो तो मतलब हुमायूं से अलग अकबर, ये अगला दिन पढ़ाएंगे। चलो डन, समझ में है?